हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोटोन द केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है जय दिया और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यूनिट कन्वर्जन के बारे में। और ये जो लेक्चर है वो सेकंड लेक्चर है यूनिट कन्वर्जन का। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि हम यूनिट्स क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है, डेराइव्ड यूनिट क्या होती है। और हमने ये भी देखा था कि जो फंडामेंटल यूनिट्स जो होती है वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं रहती है, ठीक है। और हमने कुछ डेराइव्ड यूनिट के बारे में भी डिस्कस किया था कि जो डेराइव्ड यूनिट होती है वो फंडामेंटल यूनिट से बनाई जाती है, ठीक है। और हमने कुछ यूनिट जो होती है, जो फंडामेंटल यूनिट होती है, उनका हमने कन्वर्जन देखा था, ठीक है, जिसमें हमने लेंथ देखी थी, जिसमें हमने वेट देखा था, मास देखा था। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं वॉल्यूम के बारे में, कि हम वॉल्यूम को जो है कैसे इसकी यूनिट कन्वर्जन कर सकते हैं, जो कि आपकी केमिस्ट्री में तो बहुत ही काम आता है। जब आपको किसी सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा होता है, उसको आपको यूनिट में कन्वर्ट करना होता है। सपोज आपको लीटर में दे रखा होता है, आपको उसको एमएल के अंदर कन्वर्ट करना होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप किसी भी सॉल्यूशन का, अगर आपको लीटर में दे रखा है और पूछा एमएल के अंदर है, तो आप सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है उसको कन्वर्ट नहीं करते हो, तो आपका जो आंसर आता है वो गलत आता है। ओके, तो देखो बहुत ही सिंपल है वॉल्यूम को कन्वर्ट करना। वॉल्यूम होता क्या है? वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। जो हम इन तीनों चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारे पास में आता है वॉल्यूम। ओके, तो अगर हम इन तीनों क्वांटिटी को, तीनों यूनिट्स को अगर हम सेंटीमीटर में लिखते हैं तो वॉल्यूम की यूनिट आएगी सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम इनको मीटर में लेते हैं तो दिस इज मीटर क्यूब, ठीक है। तो देखो, अगर आपको कोई भी सॉल्यूशन एमएल के अंदर दे रखा है, ठीक है, अगर आपको एक सॉल्यूशन दे रखा है एमएल के अंदर की आपको दे रखा है 1 ml सॉल्यूशन है, उस 1 ml सॉल्यूशन को आपको कन्वर्ट करना है लीटर में, तब आप उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 10 की पावर -3 से उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। जब हम 10 की पावर, जैसे मान लो आपको 1 ml सॉल्यूशन दे रखा है, उसको वो लीटर में कन्वर्ट करना है, तो 10 इंटू, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर -3 लीटर, ठीक है। तो जो आपका सॉल्यूशन होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम 1 ml को क्या बोल सकते हैं? सेंटीमीटर क्यूब भी बोल सकते हैं। आपको कई बार 1 ml ना दे करके वो आपको देगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब यही होता है कि 1 ml आपको दे रखा है। कभी कभार आपको ये बोला जाता है कि द गिवन सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो कितना है? 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब दे रखा है, ठीक है। तो ये चीजें देखिए। अब देखो, अब अगर आपके पास में ml से आपने लीटर में कन्वर्ट किया, अब लीटर को कई बार हम डेसीमीटर क्यूब भी बोलते हैं। डी एम क्यूब का मतलब होता है डेसीमीटर क्यूब। दिस इज सेंटीमीटर क्यूब एंड दिस इज डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो अगर आपको लीटर को मीटर क्यूब के अंदर कन्वर्ट करना है, यानी डेसीमीटर को मीटर क्यूब के अंदर कन्वर्ट करना है, तब आपको फिर से उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 की पावर -3 से। और अगर आपको सीधा डायरेक्ट ml टू मीटर क्यूब कन्वर्ट करना है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 10 की पावर -6 के, 10 की पावर -6 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा? ml से सीधा डायरेक्ट मीटर क्यूब वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। अब मान लो आपको मीटर क्यूब में दे रखा है, आप उसको डेसीमीटर क्यूब के अंदर या फिर लीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो उसको 10 की पावर 3 से कन्वर्ट कर दो, सॉरी मल्टीप्लाई कर दो। और अगर आपको लीटर से ml में आना है तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करो। सपोज आपके पास में 1 लीटर है, 1 लीटर का मतलब क्या होता है? उसमें 1000 ml है, ठीक है। अब मैं 1000 ml भी बोल सकता हूँ और क्या बोल सकता हूँ? 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी बोल सकता हूँ, ठीक है। और अगर मान लो आपसे पूछा जाता है कि 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, कई बार जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इस जो लैंग्वेज होती है, ये जो लैंग्वेज होती है उसमें बहुत सारा ज्यादा कन्वर्ट हो जाता है, सॉरी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। कि आपको दिया गया है 1 डेसीमीटर क्यूब, जब भी क्वेश्चंस के अंदर डेसीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब सॉल्यूशन की वॉल्यूम दे रखी होती है, तब कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दी जाती है, ठीक है। बट अपन को कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना, हमें पता है कि 1 डेसीमीटर क्यूब का मतलब होता है 1 लीटर। और हमें पता है कि 1 लीटर को हम अगर ml के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, या फिर सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है? ml होता है। तो 1 डेसीमीटर क्यूब भी आपका हो गया लीटर, सेंटीमीटर क्यूब हो गया आपका मिलीलीटर। तो अगर आपको लीटर में मिलीलीटर कन्वर्ट करना है तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करो, मिलीलीटर में आ जाएगा। मिलीलीटर से लीटर में कन्वर्ट करना है, इसको मल्टीप्लाई करो -3 से, तो ये आपका आ जाएगा लीटर। ओके, इस तरीके से आप वॉल्यूम का यूनिट कन्वर्जन कर सकते हो बहुत ही आसानी से। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टेम्परेचर के बारे में, तब तक आप इसको नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तब हम बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में कि हम टेम्परेचर को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टेम्परेचर को अगर हम टेम्परेचर स्केल लिखें, तो ये देखो, अगर हम टेम्परेचर स्केल को अगर हम मेजर करें तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये आपका हो गया 0 डिग्री सेल्सियस, ओके। ये आपका हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, और ये आपका हो गया 0 डिग्री सेल्सियस, और ये आपका 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, क्लियर। अब देखो, अब हमने ये जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 1 डिग्री सेल्सियस होता है, 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है, ये डिग्री सेल्सियस जो होता है ये कितना होता है, ठीक है। और हमने डिग्री सेल्सियस को कैसे कैलकुलेट किया है, अगर इसके बारे में आपको डीपली नॉलेज लेना है
इवन टेम्परेचर के बारे में आपको देखना है कि जो टेम्परेचर यूनिट आई वो आई कहां से, इसका क्या क्या फंडामेंटल रोल होता है, ठीक है। हमने कैसे ये पता लगाया कि 1 डिग्री सेल्सियस जितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस जितना होता है। हमने जो टेम्परेचर, जो थर्मोमीटर होता है, उस थर्मोमीटर के अंदर आपने देखा होगा अलग अलग टाइप के होते हैं, डिग्री सेल्सियस का आता है, डिग्री फ़ारेनहाइट का आता है ना। तो उसमें हमने टेम्परेचर को कैसे मेजर किया, वो हमने कैसे किया, तो उसके लिए आपको एक थर्मोडायनेमिक्स का लॉ पढ़ना होता है। थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली क्लास 11th का एक फिजिकल का चैप्टर है, ठीक है। उसमें आपको एक लॉ पढ़ाया जाता है, वो होता है जीरोथ लॉ, ठीक है। उसके अलग अलग लॉ होते हैं, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ठीक है। जीरोथ लॉ के अंदर आपको ये बताया जाता है कि बेसिकली टेम्परेचर होता क्या, व्हाट इज टेम्परेचर, एंड हमने टेम्परेचर को कैसे कंसीडर किया, उसके बारे में आपको पूरा का पूरा डिटेल में नॉलेज मिलेगा, तो आप उसको देख सकते हो, ठीक है। अब ये 0 डिग्री सेल्सियस है, ये 0 डिग्री सेल्सियस हमने क्या, जितने भी यूनिवर्स में मैटर है ना, जितने भी यूनिवर्स में मैटर है उन सभी को रेफरेंस लेकर के हमने ये 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो कंसिडर किया, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि 0 डिग्री सेल्सियस पर हर कोई जो मैटर होता है वो सॉलिडिफाई हो जाता है, ठीक है। यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर हम बात करें तो जो वाटर होता है वही सिर्फ क्या होता है, सॉलिडिफाइड होता है, यानी वाटर जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस में जो वाटर होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैसेस स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस पर अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ क्या वाटर ही सॉलिडिफाइड होता है या कोई दूसरा मैटर भी सॉलिडिफाई होता है, तो हो सकता है कोई दूसरा मैटर भी होता होगा, बट ऐसा हम नहीं बोल सकते कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जितने भी मैटर होता है वो सॉलिडिफाई होता है, ठीक है। हमने सिर्फ किसको रेफरेंस लेकर के माना है, हमने H2 को रेफरेंस लेकर के माना है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर H2 जो होता है वो सॉलिडिफाइड हो जाता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर वो क्या हो जाता है, गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर हम 0 to 100 डिग्री के बीच की कहीं पे बात करें, मान लो अगर हम 60 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस की बात करें, तो जो H2 होता है वो लिक्विड स्टेट में रहता है। यानी 0 to 100 डिग्री सेल्सियस के जो बीच का जो टेम्परेचर है वहां पर जो वाटर होगा वो किस स्टेज में एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड स्टेज में एग्जिस्ट करेगा, और 0 डिग्री पर वो सॉलिडिफाई हो जाता है, 100 डिग्री पर H2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब दिक्कत ये आती है कि जितने भी हमारे पास में ऐसा एक टेम्परेचर होना चाहिए जिस टेम्परेचर पर हम ये बोल सकते हैं कि यूनिवर्स में जितने भी मेटल्स प्रेजेंट होते हैं वो उस टेम्परेचर पर सॉलिडिफाइड हो जाने चाहिए, ठीक है, हो जाते हैं। तो हमने कुछ कैलकुलेशन की, कुछ है ना, थर्मोडायनेमिक्स की मदद से हमें ये ऐसा टेम्परेचर मिला, उस टेम्परेचर पर जितने भी यूनिवर्स के मेटल्स होते हैं वो सॉलिडिफाइड हो जाते हैं, और वो जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर होता है आपका -273.15 डिग्री सेल्सियस। ये जो टेम्परेचर है 273.15 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर पर ऑल मैटर जो होते हैं सॉलिडिफाइड हो जाता है। यूनिवर्स में जितने भी मैटर्स होते हैं वो सारे के सारे ऑलमोस्ट यहाँ पर सॉलिडिफाइड हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर भी आपने देखा है कि जो CO2 गैस होती है वो सॉलिडिफाइड हो जाती है, नाइट्रोजन गैस सॉलिडिफाइड हो जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जो मिल्क होता है वो सॉलिडिफाइड नहीं होता 0 डिग्री सेल्सियस पर, ऑन द स्पॉट सॉलिड नहीं होता। हमने सिर्फ किसको रेफरेंस माना, हमने सिर्फ H2 को रेफरेंस माना, पहली चीज। तो हमारे पास में कोई ऐसा टेम्परेचर होना चाहिए जिस टेम्परेचर पर हम ये बोल सकते हैं कि इस टेम्परेचर पर आने पर कोई भी जो मैटर होगा वो हमेशा सॉलिडिफाइड हो जाएगा जब भी वो इस टेम्परेचर को अटेन करेगा, क्लियर है। तो वो जो टेम्परेचर है वो कितना है, 273 है, और इस 273.15 डिग्री सेल्सियस को हमने क्या मान लिया, जीरो, ठीक है। ये जो स्टेज है, इस स्टेज को हमने क्या मान लिया, जीरो स्टेज मान लिया, कि यहां पर जब भी कोई मेटल होगा वो इतना टेम्परेचर अगर अटेन करेगा तो वहां पर उसका क्या हो जाएगा, सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने क्या माना, जीरो। अगर हम इसके ऊपर चले तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 273.15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये माइनस में तो ये प्लस में हो जाएगा, जीरो से आप इतना ऊपर जा रहे हो, इतना ऊपर, तो इतना कितना हो जाएगा, 273.15 डिग्री सेल्सियस। अब अगर आप यहां से ऊपर जाओगे, अगर आप 100 डिग्री की बात करो तो इसमें 100 हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 373.15 डिग्री सेल्सियस, क्लियर। तो 0 डिग्री ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं केल्विन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, केल्विन बोलते हैं। यानी जो माइनस का 273.15 डिग्री सेल्सियस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, 0 केल्विन बोलते हैं, ठीक है। इस टेम्परेचर पर ऑल जो सारे के सारे जो मेटल्स होते हैं, ऑल मेटल्स आर सॉलिडिफाइड एट दिस टेम्परेचर, ठीक है। अब हम 0 केल्विन से लेकर के इतना चलते हैं ऊपर, जब हम 0 डिग्री सेल्सियस पर आते हैं तब हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो केल्विन है ये आ जाएगा आपका 273.15 डिग्री, सॉरी 15 केल्विन, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका, ठीक
ठीक है। बेसिकली हमारा जो स्केल होता है वो एक होता है डिग्री सेल्सियस का स्केल होता है टेम्परेचर का, एक होता है डिग्री फ़ारेनहाइट का होता है और एक होता है केल्विन का। ठीक है, ये तीन हमारे पास में टेम्परेचर स्केल होते हैं जिसमें हम डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन का यूज करते हैं। केमिस्ट्री के अंदर मैक्सिमम चांसेस में आपको जो टेम्परेचर लेना होता है, जो टेम्परेचर होता है, अगर आपको डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, डिग्री फ़ारेनहाइट में दे रखा है, तो उसको आपको किस में कन्वर्ट करना होता है, केल्विन में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, अब हम बात करें कि आपको डिग्री सेल्सियस दे रखा हो और उसको केल्विन में कन्वर्ट करना हो। ठीक है, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो केल्विन जो होता है वो होता है, ये आता है आपका 273.15 प्लस डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये छोटा सा फॉर्मूला है, इस छोटे से फॉर्मूले को यूज करके आप, अगर आपको कोई डिग्री सेल्सियस दे रखा है, उसको आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हो। सपोज आपको दे रखा है, आपको 25 डिग्री दे रखा है। ठीक है, आपको बोला गया है कि कोई एक सॉल्यूशन है, कोई एक लिक्विड है, कोई आपको मैटर दे रखा है, वो मैटर 25 डिग्री पर क्या हो जाता है, 25 डिग्री उसका टेम्परेचर है। ठीक है, रूम कोई टेम्परेचर आपको दे रखा है, आपको इसको कन्वर्ट करना है केल्विन के अंदर। कभी भी ध्यान रखना, जब भी आप फिजिकल के न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो उसमें आपको टेम्परेचर कभी कभी 25 डिग्री सेल्सियस दे रखा होता है, फ़ारेनहाइट में भी कभी कभार दे दिया जाता है। तो आपको हमेशा क्या करना है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, तभी आपकी कैलकुलेशन सही होगी, नहीं तो गलत होगी। 25 डिग्री सेल्सियस, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो क्या करोगे, 273.15 प्लस 25। ठीक है, अब अगर आप कैलकुलेशन के बेसिस पर देखें तो ये जो 0.15 है, इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसको हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, इसको हम क्या नहीं करते, इसको हम यूज नहीं करते हैं और हम सीधा डायरेक्ट क्या कर देते हैं, 273 प्लस 25 कर देते हैं। ठीक है, तो जितना आएगा वो उतना क्या हो जाएगा आपका, वो केल्विन के अंदर टेम्परेचर आ जाएगा। अगर हम बात करें आपके पास में 100 डिग्री सेल्सियस है, तो 100 डिग्री सेल्सियस है तो कितना आ जाएगा, K = 273 प्लस 100, ये आपका हो जाएगा 373। ठीक है, ऐसा कर सकते हो। या फिर अगर हम बात करें, आपको 30 डिग्री सेल्सियस दे रखा हो, तो 30 डिग्री सेल्सियस में क्या करेंगे, 273 प्लस 30 उसको कितना हो जाएगा, 300 केल्विन। ठीक है, 300 हो गए, नहीं 300 नहीं हुआ, ये आपका हो जाएगा 3, फिर आ जाएगा 0, फिर 3, है ना, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो देख लेना, जितना भी कैलकुलेशन आया उतना होगा। तो इस तरीके से आप केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हो। अब रही बात आपकी फ़ारेनहाइट स्केल की, अगर आपने देख लिया, आपने देखा अभी कि हमने क्या किया, डिग्री सेल्सियस से किस में कन्वर्ट किया, केल्विन में कन्वर्ट किया। ठीक है, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट किया। ठीक है, आप इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन हम बात करें फ़ारेनहाइट से, तो फ़ारेनहाइट को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, वो भी हम देख लेते हैं कि आपको फ़ारेनहाइट दे रखा या डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना, तो बहुत ही सिंपल है, डिग्री फ़ारेनहाइट। पर एक चीज आप याद रखना, सेल्सियस के आगे डिग्री लगाया जाता है, फ़ारेनहाइट के आगे भी डिग्री लगाया जाता है, केल्विन के ऊपर डिग्री नहीं लगाया जाता। क्यों? क्योंकि केल्विन जो है वो साइंटिस्ट का नाम है, तो इसके आगे डिग्री नहीं लगाया जाता। ठीक है, तो सेल्सियस का हम डिग्री में बोलते हैं, फ़ारेनहाइट को भी डिग्री में बोलते हैं, लेकिन केल्विन को डिग्री में नहीं बोलते। तो आपके पास में फ़ारेनहाइट है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस में 32। अब इस फॉर्मूले को यूज करोगे तब आपके पास में क्या आ जाएगा, डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन आ जाएगा। मान लो कभी रिक्वायरमेंट पड़े, इसके डेरिवेशन की कोई भी जरूरत नहीं है, आपको डेरिवेशन नहीं पूछा जाता, सिर्फ आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए। और अगर हम और इसको सिंप्लीफाई करें तो डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा आपका 1.8 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। कितना आ जाएगा ये। अब मान लो आपको 30 डिग्री दे रखा है, आपको बोला गया है कन्वर्ट 30 डिग्री टू फ़ारेनहाइट, कि 30 डिग्री के अंदर कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला यूज करोगे 1.8 इंटू 30 प्लस 32। ठीक है, अब ये करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका लगभग 54 के आसपास, प्लस ये आ जाएगा आपका 32, और ये कितना हो जाएगा आपका 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। यानी 30 डिग्री सेल्सियस में कितने फ़ारेनहाइट होते हैं, 86 फ़ारेनहाइट होता है, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप टेम्परेचर को कन्वर्ट कर सकते हो, डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में कर सकते हो, डिग्री सेल्सियस टू केल्विन में कर सकते हो। जो मोस्ट यूनिट होती है जिसको हम ज्यादातर यूज करते हैं वो होती है केल्विन। ठीक है, केमिस्ट्री में जब भी आपको टेम्परेचर दे रखा होता है तब आपको हमेशा उसको किस में लेना होता है, केल्विन में लेना होता है। कभी कभार आपको केल्विन में दिया होता है, जैसे आपको नॉर्मल रूम टेम्परेचर में आपको दे रखा होता है ना 273 ऐसा कुछ टेम्परेचर दे रखा होता है, 300 K दे रखा होता है। ठीक है, अगर नहीं दे रखा होता है तो उसको आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ओके, अब इसको कॉपी करो, फिर हम बात करते हैं प्रेशर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं प्रेशर के बारे में। ठीक है, हमने टेम्परेचर देख लिया, तो अब हम बात करते हैं प्रेशर के बारे में कि हम प्रेशर का यूनिट कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रेशर होता क्या है, व्हाट इज प्रेशर। प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हम बोलते हैं कि फोर्स अपॉन एरिया।
फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया जो होता है वो क्या होता है, प्रेशर होता है। अब हम फोर्स को मेजर करते हैं न्यूटन में, एरिया को मेजर करते हैं मीटर स्क्वायर में, तो ये इसकी यूनिट बन जाती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप बताओ मेरे को, क्या मैं ऐसा लिख सकते हैं हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर? क्या इसका भी प्रोनाउंसिएशन यही होगा? क्या हम इसको भी यही बोलेंगे कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना? क्योंकि -2 पावर है, इसका मतलब ये इसके नीचे का है ना, तो हम इसको भी ये बोल सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये भी क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैक्सिमम स्टूडेंट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज की रिक्वायरमेंट नहीं, कंफ्यूजन की। और इसी को हम क्या बोलते हैं, 1 पास्कल। ठीक है, दिस इज नॉट रास्कल, दिस इज पास्कल। ओके, तो 1 पास्कल क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 पास्कल। आपसे कभी भी पूछा जाए व्हाट इज 1 पास्कल, तो 1 पास्कल का मतलब होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये फोर्स की क्या होती है, यूनिट होती है, सॉरी प्रेशर की। ठीक है, प्रेशर की क्या होती है, यूनिट होती है। अब प्रेशर का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर या फिर एक यूनिट एरिया पर जितना फोर्स अप्लाई किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। यानी आपके पास में ये एक यूनिट एरिया है, ये पूरा बोर्ड है, इस पूरे बोर्ड पर ये यूनिट एरिया है, इस यूनिट एरिया पर जितना फोर्स अप्लाई किया जाता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। क्लियर? ठीक है, अब देखो ये जो फॉर्मूला होता है ये एक मैकेनिकल फॉर्मूला होता है जिसको हम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ठीक है, ये फिजिक्स के अंदर ज्यादा काम आता है कि हम एक पर्टिकुलर एरिया पर जितना फोर्स अप्लाई किया गया है उसका हम प्रेशर निकाल सकते हैं। ठीक है, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू में ज्यादा यूज करते हैं। अब एक आता है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आप लोगों ने सुना होगा कि एक आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो प्रेशर होता है ये होता है आपका एच रो जी। ठीक है, अब ये एच रो जी होता है, ये जो फॉर्मूला होता है ये बेसिकली यूज किया जाता है आपका बैरोमीटर में। ठीक है, अब आप लोग पूछोगे कि सर बैरोमीटर क्या होता है, तो बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि क्या काम करता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको मेजर करता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, एनवायरमेंट हमारे ऊपर एक प्रेशर अप्लाई करता है, क्योंकि आपको पता है कि एनवायरमेंट में क्या होती है, गैसेस होती है, पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, गैसेस का कुछ ना कुछ वेट होता है, तो उसके कारण जो फोर्स अप्लाई किया जाता है हमारे ऊपर तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। तो जो एनवायरमेंट होता है वो हमारे ऊपर एक प्रेशर अप्लाई कर रहा होता है, और वो कितना होता है, वो होता है एटीएम। ठीक है, 1 एटीएम का प्रेशर हमारे ऊपर क्या होता है, अप्लाई किया जाता है। तो अगर हमारे ऊपर कोई प्रेशर अप्लाई किया जाता है, ठीक है, तो हम ऐसे टेन की तरफ पिचक क्यों नहीं जाते? क्यों? क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है उस प्रेशर के अगेंस्ट वर्क करती है। आपने सुना होगा कि एक्शन रिएक्शन का जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग जितना एक्शन किया जाता है उतना अगर हम रिएक्शन करते हैं तो जो न्यूट्रल होता है वो जीरो हो जाता है। ठीक, तो वैसे ही होता है कि जो एनवायरमेंट हमारे ऊपर प्रेशर अप्लाई करता है उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी उस पर एक प्रेशर क्या करती है, अप्लाई करती है, उसके अगेंस्ट वर्क करती है, तो हम हमारी जो शेप होती है वो चेंज नहीं होती है। ठीक है, अगर सपोज करो अब ये जो प्रेशर होता है बॉडी लाती कहाँ से, जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है, जो हमारी वेन्स में ब्लड फ्लो होता है उसके कारण जो प्रेशर बनता है वो प्रेशर उस एनवायरमेंटल प्रेशर को क्या करता है, बैलेंस करता है। ठीक है, जिसके कारण हमारा शेप चेंज नहीं होता। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा हो, हमारी बॉडी का प्रेशर कम हो जाए, तो हम टिन की जो डब्बा होता है ना, टिन का डब्बा जैसे पिचकता है वैसे ही हम पिचक जाते हैं। अगर हमारा इंटरनल प्रेशर जो है वो ज्यादा हो जाए, ठीक है, जो ब्लड प्रेशर है वो ज्यादा हो जाए, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको हटा दिया जाए, तो हमारी बॉडी जो होती है वो पूरी की पूरी फट जाती है। ठीक है, इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई स्पेस में जाता है तो आपको स्पेस सूट दिया जाता है। ठीक है, वो स्पेस सूट एक जो अर्थ पर जो एनवायरमेंटिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उतना को उतना उसमें मेंटेन किया जाता है। ठीक है, नहीं तो जब आप स्पेस में विदाउट सूट जाते हो तो वहां पर तो आपको कोई भी प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि वहां पे कोई भी गैसेस से प्रेशर नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, उतना प्रेशर नहीं आता है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण हमारी बॉडी होती है वो ब्लास्ट हो जाती है। ठीक है, ऐसा कुछ होता है, तो वो अलग बात है। तो बैरोमीटर क्या होता है, बैरोमीटर हमें ये मेजर करवाता है कि एटमॉस्फेरिक कितना है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हमने एक इंस्ट्रूमेंट पर डेवलप किया, वो क्या है, बैरोमीटर। बैरोमीटर हमें ये बताता है कि 1 एटमॉस्फेरिक में कितना होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर कितना प्रेशर होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो ये होती है 1.01325 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। इतना फोर्स जो सॉरी इतना जो प्रेशर होता है ये हमारी 1 मीटर स्क्वायर बॉडी पर, यानी 1 मीटर पर हमें ये फील होता है। तो सोच सकते हो आप लोग कितना प्रेशर हम फील करते हैं और हमारी बॉडी कितनी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम कुछ जो प्रेशर होता है उसकी वजह से हम क्या हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है, तो सोचो अगर हम इतना प्रेशर फील कर सकते हैं तो वो जो प्रेशर हमें फील करना होता है, एग्जाम का प्रेशर, अलग प्रेशर, तो उसको तो हम इजीली फील कर सकते हैं। ठीक, छोड़ो 1 एटीएम के अंदर कितना प्रेशर होता है, 1.01325 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पास्कल। ठीक है, इस यूनिट को हम क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं।
अब देखो, अब अगर हम बात करें इसको, हम किलो न्यूटन की अगर हम बात करें तो 101.325 इंटू 10⁻³ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इसको हम क्या बोल देंगे, किलो पास्कल। तो कभी कभी आपको पास्कल के अंदर दे रखा होगा प्रेशर, कभी कभी आपको किलो पास्कल के अंदर दे रखा होगा, कभी आपको एटीएम के अंदर दे रखा होगा। तो इस तरीके से आप यूनिट कन्वर्जन कर सकते हो। अब अगर हम बात करें ये जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है इसको हम कैसे पता कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसको हम देखते हैं एग्जांपल से कि ये एक सी लेवल है, ठीक है, और इस सी लेवल के, ये सी है मतलब समुद्र है, समुद्र का तल, ठीक है, समुद्र स्थल है, और यहाँ पर एक क्या है, पहाड़ है। थोड़ा सा इसको ऐसा बना देता हूं, ठीक है, ये आपका एक पहाड़ है और ये आपका सी लेवल है। आप लोगों ने स्टेशन जो होता है ना, रेलवे स्टेशन, वहां पे आपने देखा होगा एक बोर्ड लगा होता है, उस बोर्ड पर आपको मिलता है कि ये जो स्टेशन है सी लेवल से कितना ऊपर है, ठीक है। तो ये सी लेवल है, तो इस सी लेवल पर आप क्या करो, एक कंटेनर लेके आओ और इस कंटेनर में आप क्या कर दो, मरकरी फिल कर दो। क्या करो, मरकरी फिल करो। ये जो मरकरी है, ठीक है, इसमें आप क्या डाल दो, एक फनल डाल दो, ठीक है, इसमें हम क्या डाल देते हैं, फनल डाल। अब देखो यहाँ पे एयर होगी जो इस मरकरी पर क्या करेगी, प्रेशर अप्लाई करेगी, ठीक है। जो एयर होगी वो मरकरी पर प्रेशर अप्लाई करेगी, तो मरकरी पर प्रेशर अप्लाई होने के कारण ये जो मरकरी होगी इस फनल के अंदर ऊपर आना स्टार्ट होगी। ये जो एक्सप्लेनेशन है इसको एक्सप्लेन किया जाता है कैपिलरी एक्शन के थ्रू, ठीक है। अब कैपिलरी एक्शन क्या होता है ये आपको फिजिक्स में पढ़ना होता है, ठीक है। तो कैपिलरी एक्शन के थ्रू ये जो मरकरी होती है इस कैपिलरी के अंदर ऊपर आना स्टार्ट होती है और इसका जो लेवल होता है वो आता है 76 सेंटीमीटर तक, यानी उस कैपिलरी के अंदर 76 सेंटीमीटर तक मरकरी ऊपर चढ़ती है, इतना प्रेशर यहाँ पे लगता है। अब यही प्रोसेस सेम अगर आप इस माउंटेन पे करते हो, इस पहाड़ पर करते हो, ठीक है, तब जो रीडिंग आएगी वो 76 सेंटीमीटर नहीं होगी। अब जो रीडिंग आएगी ना वो 76 सेंटीमीटर से कम होगी। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब हम हाइट पर चले जाते हैं, ठीक है, सी लेवल से जब हम ऊपर जाना स्टार्ट होते हैं तो एयर का प्रेशर जो होता है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जितने भी हैवी गैसेस होती है वो नीचे की ओर रहती है और जो लाइट गैसेस होती है वो ऊपर की ओर रहती है, ठीक है। तो ऊपर जो होता है गैस कम होती है, गैस का प्रेशर कम होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी माउंटेनिंग करते हैं उनको एक गैस सिलेंडर दिया जाता है ऑक्सीजन का, ठीक है, जब वो माउंटिंग करते हैं ऊपर। या आपने देखा होगा स्काई डाइविंग करते हैं तो आपको सूट दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, क्योंकि वहां पे प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, कम होता है, ठीक है, जिसके कारण तो यहाँ पे गैसों का प्रेशर कम होगा तो प्रेशर कम अप्लाई होगा, प्रेशर कम अप्लाई होगा तो ये जो मरकरी होगी इस कैपिलरी के अंदर कम हाइट तक ऊपर जाएगी, ठीक है। तो ये जो रीडिंग होती है वो 76 सेंटीमीटर से कम होती है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो ये मरकरी के रेस्पेक्ट में बात की जाती है। और 760 mm ऑफ Hg, mm के रेस्पेक्ट में बात करें तो, ठीक है। और 760 mm ऑफ Hg जो होता है वो होता है आपका 1 टोर। तो आपसे पूछा जाता है 1 टोर क्या होता है, 1 टोर का मतलब होता है 760 mm ऑफ Hg, ठीक है, ये आपका होता है। अब अगर हम बात करें एक और यूनिट की, तो जो आपका 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं 1 बार, ठीक है। क्या बोलते हैं, 1 बार। 1 बार एक यूनिट है, जो आप बार सोच रहे हो वो बार नहीं है। तो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है, 1 बार होता है। अगर आपको पूछा जाए कि एक एटीएम में कितने बार होते हैं, एक एटीएम में कितने बार होते हैं, तब आप क्या बोलोगे, एक एटीएम में होते हैं 1.01325 बार होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो वैल्यू है ये पूरी की वैल्यू कितनी होगी, ये 1 बार होगी, ठीक है। यानी 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बार। तो इतना बार कितना हो जाएगा, इतना बार हो जाएगा, है ना। अब इसको अब एक बार से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। तो एक एटीएम में अगर आपको बार में कन्वर्ट करना हो, आपको एक एटीएम दे रखा हो उसको बार में कन्वर्ट करना हो, तो आप क्या कर दो, उसको 1.01325 बार से मल्टीप्लाई, है ना, इतना बार हो जाएगा आपको। तो इस तरीके से प्रेशर की यूनिट को आप कन्वर्ट कर सकते हो। ये प्रेशर की यूनिट होती है। आपको पास्कल के बारे में पता होना चाहिए, एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बार, एक एटीएम में कितना बार होता है, एक एटीएम में कितना पास्कल होता है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये पास्कल है। एंड 760 mm ऑफ Hg 1 टोर होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ओके। तो ये यहाँ पर खत्म होता है यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन आपको फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा यूज आएगा, ठीक है। ये एक बेसिक फंडा होता है, फंडामेंटल चीज है, ये आपकी बेसिक फंडामेंटल है। अगर आप इसको स्ट्रॉन्ग करते हो तो आपको क्या होगा कि इजीली क्वेश्चन जो होंगे वो आसानी से सोल्व हो जाएंगे, आंसर आना स्टार्ट हो जाएंगे।
क्योंकि जब आप कन्वर्जन सही से करते हो तब आप एकदम सही डायरेक्शन में उसको सॉल्व कर रहे हो। तो जब आपकी कन्वर्जन ही गलत हो जाती है, आपको टेम्परेचर कहीं और डिग्री सेल्सियस में दिया गया है, पूछा केल्विन के अंदर है, केल्विन में यूज करना होता है, ठीक है, तो आपकी कैलकुलेशन जो कि वो गलत हो जाएगी, आंसर भी गलत आएगा। तो यूनिट कन्वर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन सही करना है तो आप यूनिट कन्वर्जन पर फोकस करें और आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं फिजिकल केमिस्ट्री के उसको भी स्ट्रॉन्ग करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। एंड अगर आपका कोई सुझाव हो आप नीचे कमेंट में बता सकते हो। आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो उसको भी बता सकते हो। ओके, अगर अभी तक आपने प्रोटोन द केमिस्ट्री क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्रोटोन द केमिस्ट्री क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बेल आइकन उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप आने वाले वीडियो के अपडेट मिस ना करो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए।